वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ओवरव्यू। आज हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री, भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं कैसे काम करती है, इसका हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री है क्या, आखिर ये कैसे काम करती है, किस चीज़ के लिए काम करती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो मानव जीवन को स्वस्थ, दीर्घायु बनाने के लिए निरंतर कार्यरत रहती है। इसके लिए हमारे देश में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स है, लैब्स है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, पीएचसी है, बहुत सारा डिपार्टमेंट मिलकर हमारे स्वास्थ्य को सुचारू रखने के लिए हमेशा कार्य करती रहे। सरकारें हमारी WHO के, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके गाइडलाइंस को फॉलो करके हमेशा बीमारियों के लिए जागरूकता अभियान चला। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के फिजिकल, मेंटल और सोशल रूप से पूर्णतः स्वस्थ होने की व्यवस्था है। यही कारण है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र आज विश्व सबसे बड़े और तीव्र गति से बढ़ते सेवा क्षेत्रों में से एक बन चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं के मुख्यतः 4 पिलर्स हैं। मतलब स्वास्थ्य सेवा जो हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो मुख्यतः 4 स्तंभों पे काम करती है, जिसमें पहला है मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स आते हैं, लैब्स आते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स आते हैं, डे केयर सर्विसेज आती है। ये हमारी पहली पिलर हो गई। हमारी सेकेंड पिलर है फार्मास्यूटिकल्स कंपनियाँ। जितनी भी दवाई की कंपनियाँ हैं वो हमारे सेकेंड पिलर्स में आती है। फिर हम लोग तीसरे पिलर्स की बात करते हैं, तो तीसरे पिलर में हमारा मेडिकल डिवाइसेज एंड टेक्नोलॉजी आती है, जिसमें हमारे मेडिकल संबंधित जितने भी उपकरण बनते हैं, जितने भी डिवाइसेज बनते हैं, वो हमारे थर्ड पिलर्स में आते हैं। और चौथा है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस एंड फिनेंसिंग। फोर्थ पिलर जो है, जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस वाला डिपार्टमेंट है, जो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। बात कर रहे थे हमारे स्वास्थ्य सेवाएं में 4 पिलर्स काम करती है, जिसमें हमारा पहला था हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर सबसे पहला जो आता है वो हॉस्पिटल्स है। हॉस्पिटल्स की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? जब कभी भी हम बीमार होते हैं या सीवियर किसी कंडीशंस में जाते हैं तो हमें हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है। तो वैसे केसेस में हमें किसी हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो या नॉर्मल हॉस्पिटल हो, वहाँ पर जाकर के हमें एडमिट होने की ज़रूरत होती है, जहाँ हमारा प्रॉपर उपचार होता है और हम वहाँ से ठीक होकर आते हैं। सेकेंड नंबर हो गया क्लिनिक और डे केयर सेंटर। क्लिनिक और डे केयर सेंटर का मतलब है वैसा जगह जहाँ पे हम OPD में जाते हैं, डॉक्टर का परामर्श लेते हैं, या फिर कुछ नॉर्मल फ्लू वगैरह है, नॉर्मल वायरल फीवर है, तो वैसे केसेस में जाकर के हम 2-4 घंटे के लिए एडमिट होते हैं, सलाइन वगैरह चढ़ता है और अब फिर वापस एडमिट होकर जाते हैं। तो वैसे उसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिक या डे केयर सेंटर। तीसरा है हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसको हम लोग हिंदी में जाँच केंद्र बोलते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें एक लैब होता है जिसको पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन वगैरह हमारा रेडियोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट आता है। इसी तरह कई एक डिपार्टमेंट है, ऑप्थल है और डिफरेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो हमारे डायग्नोस्टिक लैब्स के अंदर में आते हैं। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जो हम 4 पिलर्स की बात कर रहे थे, जिसमें पहला पिलर था हेल्थ केयर सर्विसेज। सेकेंड पिलर पे हम आते हैं जो फार्मास्यूटिकल्स है। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है हमारी जितनी भी दवा की कंपनियां हैं, जितनी भी मेडिसिन की कंपनियां हैं, वो कैसे काम करती है। हम भारत जो है सो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, जहां हम सबसे बड़ी मात्रा में जेनरिक दवाइयों का उत्पादन करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, मास ऑफ पीपल पे उसका ट्रायल चलाया जाता है और हम फाइनली उस दवा को मार्केट में लेकर आते हैं, जिससे हमारे मरीज को ठीक किया जाता है। जो थर्ड पिलर है वो हमारी मेडिकल डिवाइसेज एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें हम जितने भी मेडिकल संबंधित इक्विपमेंट्स होते हैं, डिवाइसेज होते हैं, उसका हम उत्पादन करते हैं। जैसे सिरिंज हो गया, ग्लोव्स हो गए, इन सब सामानों का हम उत्पादन करते हैं। दूसरा हो गया डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स। डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हो गया लैब से संबंधित जितने भी मशीन्स होते हैं, MRI मशीन्स हो गई, CT स्कैन मशीन्स हो गई, वेंटिलेटर हो गई, ये सब हो गई। थर्ड हो गया लाइफ सपोर्ट सिस्टम। लाइफ सपोर्ट सिस्टम में हमारा वेंटिलेटर हो गया, मॉनिटर हो गया, एनेस्थीसिया की कुछ मशीन्स आती है और कुछ ऐसे मशीन्स आती है जो हमारी ICU, OT वगैरह में यूज होती है। ये सारी मशीन्स जो है जो हमारी मेडिकल डिवाइसेज एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है।
हमारी जो फोर्थ पिलर है स्वास्थ्य व्यवस्था की, हमारी जो चौथी पिलर है वो है हेल्थ इंश्योरेंस एंड फिनेंसिंग। हेल्थ इंश्योरेंस और फिनेंसिंग क्या है? जब भी हम किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने जाते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम किसी हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं, तो वैसे केसेज में हमारी खर्च जो है सो ज़्यादा आती है। तो भारत का हर नागरिक जो है सो वो खर्च को अफोर्ड नहीं कर सकता है। वैसे स्थिति में हम फिनेंशियली जो है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो फिनेंशियल हमें सपोर्ट देती है, या फिर अभी प्रधानमंत्री की कुछ योजनाएं आ रही है। जैसे पिलर है वो है हेल्थ इंश्योरेंस एंड फिनेंसिंग। हम किसी गंभीर बीमारी का इलाज अगर हॉस्पिटल्स में कराने जाते हैं, तो हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस स्थिति को नहीं झेल पाते। वैसे स्थिति में हमारी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमें सपोर्ट देती है, फिनेंशियल सपोर्ट देती है। हमारी प्रधानमंत्री के द्वारा भी कई एक योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें पीएम जय योजना, आयुष्मान भारत इत्यादि आते हैं, जिसमें सरकार के द्वारा हमें लगभग 2.5 लाख का धनराशि जो है तो इलाज कराने के लिए दिया जाता है। और इससे हमें या बहुत सारे मरीजों को बहुत राहत मिलती है, और हम एक किसी गंभीर बीमारी का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स में करा पाते हैं। स्वास्थ्य प्रणाली को त्रिस्तरीय ढांचे में बांटा जाता है, जिसको थ्री टायर फ्रेमवर्क बोलते हैं। हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बोलते हैं। जो प्राइमरी में हमारा आ जाता है, प्राइमरी में के अंदर आ जाता है पीएचसी, जो हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखते हैं, वो हमारा प्राइमरी में आता है। फिर हम लोग सेकेंडरी की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं सीएचसी। सीएचसी को हम लोग, जैसे डिस्ट्रिक्ट में सदर अस्पताल होता है, सदर हॉस्पिटल, ये हमारा सेकेंडरी में आ गया। फिर आते हैं टर्शियरी। टर्शियरी में हमारा हो गया कैपिटल्स हॉस्पिटल, या डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े हॉस्पिटल और कॉलेजेस होते हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज वगैरह आते हैं, और मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो हमारे बिहार के डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें बहुत सारे हमारे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल साथ में है, ये हमारा टर्शियरी में, मतलब तृतीय वाले स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर आता है। प्राइमरी जो है, जो प्राथमिक स्तर बोले हैं, जिसमें हम पीएचसी की बात किए हैं, वहाँ पे हमारा जो मुख्य कार्य है वो बुनियादी उपचार का कार्य है। टीकाकरण वहाँ पे होता है, सुरक्षित प्रसव होता है, और बहुत सारी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान जो है तो सरकार द्वारा करवाई जाती है। सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी जिसके अंदर सीएचसी आता है, जिसके अंदर सदर हॉस्पिटल आता है, उसका जो है सो जो कार्य है वो मुख्य कार्य है जटिल बीमारियों का निदान करना। कुछ जो है सो एक्सरे प्रयोगशालाएं वहाँ पे उपलब्ध होती है। और थर्ड जो है, जो टर्शियरी है, जो अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे एम्स और डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात की हैं, उनका कार्य है अत्यंत जो जटिल बीमारी है, जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं ठीक हो पाते हैं, वो उस बीमारी का उपचार जो है सो हमारा टर्शियरी में होता है। वैसे केसेज में हमारे कैंसर का उपचार होता है, हृदय रोग का उपचार होता है, उच्च चिकित्सा शिक्षा और शोध की व्यवस्था भी हमारे टर्शियरी में की जाती है। भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं की कुछ मुख्य चुनौतियां हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था करने वाले को फेस करनी पड़ती है, जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को फेस करनी पड़ती है। इसमें से हम कुछ चुनौतियों को देखते हैं। पहला चुनौती है हमारे लिए, जब हम स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए जाते हैं, हमारी सिस्टम जब उस पर काम करती है, तो क्या क्या चुनौतियाँ आती है, उसको हम अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली जो चुनौती है वो है शहरी और ग्रामीण असंतुलन। हमारी जो 65% पॉपुलेशन जो है, 65% पॉपुलेशन वो गांव में निवास करती है, और वहाँ पे क्या है कि सुविधा की कमी है। वैसे केसेज में उन्हें सुविधाजनक जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। विशेषज्ञ चिकित्सक वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। हमारे जो पीएचसी है वो भी सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती है। तो हमें स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत सारी परेशानियाँ वैसे केसेज में विलेज वाले पेशेंट्स को झेलनी पड़ती है। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कुशल कार्यबल की कमी, स्किल्ड मैन पावर शॉर्टेज। जो भी हमारे मेडिकल के सपोर्टिव स्टाफ है जो वेल एक्सपीरियंस्ड है, वैसे एक्सपीरियंस्ड स्टाफ की कमी है, जिसके वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तीसरी जो समस्या है जो स्वास्थ्य व्यवस्था की मुख्य चुनौतियां में ही आती है, वो है अत्यधिक खर्च। अभी भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसे ठीक करने के लिए अत्यधिक खर्च की ज़रूरत होती है, और सब आदमी उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए तीसरी चुनौतियां हैं। चौथी है लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी। बहुत सारी बीमारी के बारे में अभी जो है जागरूकता की कमी है लोगों में, तो सरकार इसके लिए काम कर रही है, लेकिन फिर भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है।
इसके लिए सरकार को निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। भविष्य की प्रवृत्तियाँ, आजकल जो हम डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं, उस डिजिटलाइजेशन का हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या फ़ायदा हो सकता है, आइए हम इसको धीरे धीरे जानते हैं। सबसे पहला है टेली मेडिसिन। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह की सुविधाएं आ गई है, इसके माध्यम से हम लोग बहुत तरह की बीमारियों का उपचार कर सकते हैं, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, चाहे हम किसी भी एरिया में हो, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारी समस्याओं को सुन सकते हैं और उसका प्रॉपर जो है सो ट्रीटमेंट जो है सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही कर सकते हैं। दूसरा जो है EHR होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड। एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए जिसमें पेशेंट का एक यूनिक ID बनाकर उसके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स को जो है तो उस पर अपलोड करके रखा जाए, और जब कभी भी वो पेशेंट नेक्स्ट टाइम कहीं भी डॉक्टर के पास विजिट करता है तो उस यूनिक ID को डालकर उसके जो भी सो प्रीवियस रिकॉर्ड्स है, प्रीवियस उसके जो हिस्ट्री है, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट मलेरिया से ग्रसित हुआ हो, कोई पेशेंट टाइफाइड से ग्रसित हुआ हो, या किसी को हेपेटाइटिस हुआ हो, तो वैसे पेशेंट का उस पर रिकॉर्ड अपलोड रहे, जिससे आगे जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको ये सुविधा हो कि हिस्ट्री उन्हें मिल जाए, तो उन्हें डायग्नोज करने में आसानी होगी। तो हमें डिजिटलाइजेशन जो है उसका फ़ायदा एक ये भी है कि हमें पेशेंट का हम सारा रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। आजकल बहुत सारे स्मार्ट वॉचेज वगैरह आ रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस का दिक्कत है। अगर लोग अवेयर रहेंगे तो स्मार्ट वॉच का उपयोग करके आप हार्ट रेट को, BP को हमेशा मेजर कर सकते हैं, आप कितने स्टेप्स चल रहे हैं। तो ये डिजिटलाइज होने का ये फ़ायदा है। स्मार्ट वॉच का आप लोग इस्तेमाल करें, जिससे आप ये सब हार्ट रेट, BP वगैरह पता कर सकें। अगर जो भी बच्चे इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आपको हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी होंगी, और इससे आपको भविष्य में क्या फ़ायदा हो सकता है। आप एक तो आप अपने परिवार को, अपने आसपास को, अपने सोसाइटी को, आप खुद को जो है सो स्वस्थ रखने के लिए आप इतने अवेयर हो जाएंगे कि आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। जैसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ है, वैसे आपके पास अगर इतना नॉलेज रहेगा तो आप हॉस्पिटल में सपोर्टिंग टीम के रूप में काम कर सकते हैं। दूसरा है क्लिनिक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। क्लिनिक पे हमारे OPD में भी पेशेंट का नंबर लगाना है, BP लेना है, पल्स लेना है, उससे कुछ हिस्ट्री लेना है, उसका वेट मेजर करने हैं। ऐसे में भी आप जो है क्लिनिक सपोर्टिंग टीम में भी आप काम कर सकते हैं। तीसरा है NGO। सरकार जो है सो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सरकार के साथ जुड़ करके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है, आप जो है सो NGO के साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं, और अपने और समाज के लिए और समाज को स्वस्थ रखने के लिए आप एक बेहतर कार्य कर सकते हैं।